अशोक माथुर सर, एक तो जो बात हो रही थी बदलाव का मैंने जिक्र किया, कहा जाता है भाई कि बिहार की धरती से, तो ये जो एक राजनीतिक स्थिति जिसकी चर्चा अभी हो रही थी। दूसरा, देश में तमाम जगहों पर जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवारों का विरोध देखना पड़ रहा है, जो देखने में आ रहा है किस कदर से विरोध हो रहा है। कहीं चुनाव कार्यालयों में ताले मार दिए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियों से सारा का सारा चुनाव प्रचार का जो सामग्री है वो उतार लिया जा रहा है, उसको जला दिया जा रहा है। इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो, हरियाणा की बात हो। उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार जो है वो खुद कह देता है कि भाई हमें चुनाव ही नहीं लड़ना, हमसे टिकट वापस ले लो, स्थानीय संगठन हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिले के कार्यकर्ता हमारे साथ जो है चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, इन सबके बीच में बिहार से इस तरीके की खबर का आना कि जब एनडीए के उम्मीदवार के विरोध में उन्हीं का एक उम्मीदवार जो पहले चुनाव लड़ने से इनकार कर चुका हो वो खड़ा हो रहा है, और अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि एनडीए की भाजपा जो है वो खुद उपेंद्र कुशवाहा को किनारे करने के लिए सारी चीजें कर रही है। क्या कुछ संदेश जाएगा इसका इस चुनाव में? एक टाइम था जब बिहार की धरती देश को राजनीतिक दिशा देती थी, विचारों को लेकर के बहस होती थी, विचारों को लेकर मतभेद होते थे, और विचारों का ऐसा युद्ध चलता था कि पूरे देश के नौजवान, देश के अंदर आंदोलन, जैसे चाहे जेपी का आंदोलन हो, चाहे उससे पहले हम देखें खासतौर से समाजवादी विचार और लेफ्ट को लेकर के बिहार की धरती से बड़ा संदेश पूरे देश को जाया करता था। अभी विचारों का संघर्ष तो धीरे धीरे खत्म हो गया, और विचारों का संघर्ष जब खत्म हो गया और नीतीश कुमार ने इसमें अहम भूमिका निभाई है, तो नीतीश कुमार भी जेपी आंदोलन में थे, और उन्होंने उस जमाने में जो बातें कही थी वो आज कहीं दिखाई नहीं देती, और उसका परिणाम ये निकला कि देश के अंदर आया राम गया राम का माहौल बन गया है। आया राम गया राम का जब माहौल बनता है तो इसका मतलब ये है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना या दूसरी पार्टी को छोड़ना या निर्दलीय बनना, ये बड़ा आसान काम हो गया, क्योंकि अब कोई मतभेद तो है नहीं, विचार है नहीं। कार्यक्रम का जहाँ तक सवाल है, जो शासन बनेगा, जो भी शासन बने, चाहे भाजपा का बने चाहे किसी और का बने, खास तौर से भाजपा के शासन के लिए कहें तो हम ये कहें कि भाजपा का भी जो मूल संगठन है आरएसएस, उसकी जो मूल विचारधारा है, उस विचारधारा के ऊपर आरएसएस या बीजेपी काम नहीं कर सकती, और ये एक ऐसा अंतर्विरोध धीरे धीरे पैदा होगा जिस अंतर्विरोध को उनको फेस करना ही पड़ेगा। जहाँ तक बिहार में ये उथल पुथल हुआ है तो ये कोई नया बात नहीं है। अभी सत्ता में रहते हुए भाजपा को काफी लंबा समय हो गया, तो इनकी पहचान धीरे धीरे हमारा मतदाता करने लगा है। और जिस प्रकार एक ये भी बात चली थी, वोटों के टाइम ही चलती है कि हवा चल रही है, मोदी जी की हवा चल रही है या इंदिरा जी की हवा चलती है, तो अभी बड़ी तादाद में वोटर पढ़ा लिखा भी हो गया, हालांकि उसमें राजनीतिक चेतना नहीं है। अभी हमारा जो नई पीढ़ी का लोग आया है, नई पीढ़ी के लोगों में आर्थिक चेतना तो हो गई कि लाभ कहाँ है, लाभ कहाँ है, मुनाफा कैसे होगा, किस प्रकार से हमको मुनाफा कमाने की छूट मिलेगी, किस प्रकार से हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, क्योंकि अर्थवाद के अंदर ही हर एक आदमी अपनी सुरक्षा को देख रहा है। वो चेतना तो आई है, लेकिन राजनीतिक चेतना का विकास देश के मतदाता के बीच में नहीं है, और इसलिए राजनीतिक विचारधारा भी नहीं है। अब इस अंतर्विरोध को तो हम कहीं देखते नहीं है। बीजेपी को छोड़ना या बीजेपी का सामान उतारना, बीजेपी का सामान फेंकना, ये स्वाभाविक बात है, तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन बन गई ना। अब वो वैसी ही होगी जैसे किसी जमाने में दूसरे राजनीतिक दल होते थे। वो तमाम लोग जो वो ईडी से डर लग रहा है, जिनको सीबीआई से डर लग रहा है, जिनको खुद बीजेपी से डर लग रहा है, वे सब लोग बीजेपी की तरफ शरणागत हो रहे हैं, और उनको ये लगता है कि बीजेपी ये कर रही है व्यवहार रूप में, उनको अपने अंदर शामिल करती है, और शामिल करने के बाद वो पाप धो करके जैसे पवित्र हो गए हैं ऐसे दिखाई देते हैं। तो वे लोग आज आ रहे हैं, और आज आकर के कल अगर उनको उनका हित वहां नहीं सधा तो फिर जाएंगे भी। हित कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता था, जैसा कि अभी आपने कहा गुंजन साहब ने कि माले नाम का एक संगठन बिहार में है, जिसको नक्सलवादी संगठन कह सकते हैं, मार्क्सवादी लेनिनवादी। उनमें कुछ विचारधारा का कमिटमेंट बकाया है, और विचारधारा के कमिटमेंट के आधार पर उनके साथ मतदाता भी जुड़ता है, कैडर भी जुड़ता है। अब ये जब बात आती है तब हम ये कहते हैं कि इस प्रकार का जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को क्या राजनीति में अच्छा माना जाता है कि नहीं? अगर आप उसको अच्छा नहीं मानते
तो वो कमिटमेंट तो अब भाजपा से भी जाएगा। उनको ये नहीं लगता, आरएसएस के कैडर को, कि भाजपा के अंदर उनके गुरु गोलवालकर या हेडगेवार या जो उन्होंने बीजारोपण किया था वो हो रहा है। हालांकि हिंदू राष्ट्र का तमाम चरित्र भाजपा साबित करने लग रही है। वो राम मंदिर से लेकर के और गतिविधियां जितनी भी करती है, उन गतिविधियों में ये साबित करना चाहती हैं कि वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के या हिंदू राष्ट्र है ही, और ये साबित करने की वो भरसक बहुत बड़ी कोशिश करती है। लेकिन उसके बावजूद इकोनॉमी के अंदर, और इकोनॉमी में डेमोक्रेसी नहीं है हमारी कंट्री के अंदर, इकोनॉमी में लोकतंत्र नहीं है हमारी कंट्री के अंदर, इकोनॉमी में विचारधारा उनकी दिखाई नहीं देगी। और हालांकि मॉडल तो हमारे पास में ये आया कि बंगाल में सीपीएम का लंबा टाइम राज रहा, केरल में भी लेफ्ट का राज रहा, मॉडल तो वो भी क्रिएट नहीं कर सके, क्योंकि जो सेज बन रहा था वो सेज सीपीएम की सरकार में भी बन रहा था और वो सेज बीजेपी की सरकार में भी बन रहा था। अगर राजनीतिक मॉडल हम स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो राजनीतिक विचारधाराओं का अंतर्विरोध नहीं है, लेकिन मोहभंग की स्थिति है। मोहभंग की स्थिति के अंदर जो कैडर या कार्यकर्ता गुस्से में आएगा, वो गुस्से में आएगा, वो आपके ट्रकों से आपके पोस्टर फाड़ेगा उतार के और आपको बाहर फेंक देगा। और ये नहीं कहता कि गुस्सा वोटों के रूप में किस रूप में जाएगा। वोटों के वक्त में हो सकता है कि जो उनकी पार्टी है भाजपा वाले उनको खुश कर लें, या उनको ऐसा लगे कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन ये भ्रमजाल जो है ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है। तो देखते हैं आगे होता है क्या। लेकिन आया राम गया राम जो है, दल बदल कानून होने के बावजूद, दल बदल विरोधी कानून है हमारे देश के, उसके बावजूद रास्ते निकाल लिए गए हैं कि कैसे कैसे किया जाए, कर रहे हैं और हो रहा है। तो ये हो रहा है, इसकी सजा तो मतदाता को भुगतनी पड़ेगी। धन्यवाद। अशोक माथुर सर, एक चीज देखी जा रही है, जैसा अभी जिक्र हो रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भाजपा करती है अपने को, कहती है कि भाई सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास हैं। नेताओं की जब बात होती है तो भाई भाजपा के अलावा अब तो किसी के पास नेता बचे भी नहीं है, क्योंकि भाई दूसरे दलों के जो नेता थे वो भी ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। हजारों की संख्या में नेताओं का पिछले कुछ समय में आगमन हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, देश की अगर हम बात करें। उसके बावजूद भी ऐसी क्या वजह दिख रही है? 10 साल से आप केंद्र की सत्ता में हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो भाई बिहार में भी आप मिला जुला करके लंबे समय से सत्ता में चलते आ रहे हैं। आज की तारीख में आप ये खुद दावा करते हैं कि देश में 70%, हालांकि है नहीं, अभी आंकड़ा वहां तक पहुंचा नहीं है, लेकिन वो दावा कर देते हैं कि 70% हिस्से पर भाई भगवा रंग की सरकार बनी हुई है। उसके बावजूद भी ऐसी क्या वजहें हैं कि भाजपा जैसे दल को नेताओं को छोड़ करके आज की तारीख में अभिनेताओं और सेलिब्रिटीज को अपना चेहरा बनाना पड़ रहा है? क्या मजबूरियां हैं? क्योंकि अभी गुंजन सर ने सीधे ये बात कही थी, आरा के होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि भाई पवन सिंह की राजनीतिक समझ पर कितनी है, वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में अभिनेताओं और सेलिब्रिटीज की जरूरत भाजपा को क्यों पड़ रही है? भाजपा, ये तो उनका दावा कि वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसका आधार तो आरएसएस ही है। वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो सकता है, या वो हर हिंदू को गिन लेता है कि वो हर हिंदू, जितने भी हिंदू हैं वो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं या भाजपा को मानने वाले हैं, जबकि ऐसा है नहीं। भाजपा की एक अपनी विचारधारा है, एक उसकी कार्यशैली है, और ये तो सही है, अन्य संगठनों के मुकाबले में वो सुदृढ़ और बड़ा संगठन है। लेकिन आज उनको जो जरूरत पड़ रही है, वो जरूरत उनकी रणनीति की तारीफ करनी चाहिए। उनकी रणनीति में वो ये जानते हैं कि हम एक ऐसे देश में काम कर रहे हैं जहाँ विचारधाराओं का कमिटमेंट नहीं है। वहाँ पे कमिटमेंट, जैसा कि आपने बताया धनंजय जी ने, एक तो इकोनॉमिज्म पे टिका हुआ है। एक कमिटमेंट जैसे दारू पिलाऊंगे एक नहीं, पढ़े लिखे या विचार की बात करोगे तो कोई साथ नहीं। सीपीआई सीपीएम का जो हश्र हुआ, हालांकि भाजपा को आगा उनसे सबक लेना चाहिए कि इकोनॉमिज्म जो रेवड़ियां वो बांट रहे हैं, जैसा मोदी जी ने कहा 5 साल तक अनाज भी वो देंगे लोगों को, ये रेवड़ियां जो बांट रहे हैं इसका ज़्यादा टाइम असर नहीं पड़ता। हमने ये देखा है कि वामपंथी आंदोलन से इस देश के राज्य कर्मचारियों, मजदूरों, किसानों को बहुत लाभ हुए हैं। उनके रोजगार परमानेंट हुए, उनको वेतन भत्ते, बोनस, उनके कार्य के अधिकार इत्यादि इत्यादि 50 तरह के लाभ उनको हुए। उसके बावजूद वो एक वोट की ताकत नहीं बन सकी और वोट की राजनीति भी वो नहीं बना पाए, और इसका नतीजा ये हुआ कि वामपंथी आंदोलन आज गायब हो गया और ट्रेड यूनियन मूवमेंट गायब हो गया। तो भाजपा जो ये रेवड़ियां बांट रही है, ये इकोनॉमिज्म जो है ये स्टेबल नहीं होता। उससे क्या होता है, उससे आज अगर आपने 5 रुपए का लाभ दिया है
तो लोग हाथ पसार के आएंगे कि भाई 10 रुपया दीजिए। अगर आप 10 रुपया देने में राजी नहीं है तो वो असंतुष्ट हो जाएंगे, और असंतुष्ट हो जाएंगे तो वो आपको राजनीतिक शक्ति वापस अपने पास ले लेंगे, क्योंकि राजनीतिक शक्ति का आदान प्रदान तो अभी माध्यम क्या है, अभी माध्यम राजनीतिक शक्ति का ये चुनाव ही तो है, वोट ही तो है। इस वोट से हम अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, इस वोट से हम अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं, और वोट के जरिए हम कह सकते हैं, जैसे पंजाब में हम देख रहे हैं कि किसान जो हैं वो एमएसपी को लेकर जो एजिटेशन कर रहे हैं, वो कितना विचित्र सा आंदोलन है। हालांकि भाजपा ने उनको आतंकवादी कह दिया, उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लग रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन वहाँ चल रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान लेना चाहता है उसके लिए वो कानून, राहुल गांधी जब भी राजस्थान आए थे तो राजस्थान में उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। उन्होंने ये ठेका प्रथा जो मजदूरों की, कर्मचारियों की है, इसको खत्म करके पुराना वाला सिस्टम लागू करने की बात कही है। ये सब बातें हैं, लेकिन अभी कोई राजनीतिक विचारधारा, सर्टेन पॉलिटिकल फिलोसफी जिसको कहना चाहिए, उसको लेके हमारा वोटर ना तो प्रशिक्षित है। और मेरे ख्याल है इस मामले में हमारा जो चुनावी तंत्र है पूरा, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनावी राजनीतिक पार्टियां और चुनाव तंत्र इस बारे में कॉन्शियस रहता है कि हमारा वोटर का कोई प्रशिक्षण नहीं हो, वोटर किसी मुद्दे को लेकर कोई सोच नहीं बना ले, और सोच बना ले तो जैसे मान लीजिएगा कि कोई एक पर्टिकुलर विचारधारा का व्यक्ति है, उसको हो सकता है कि बहुत थोड़े से वोट आए, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी एक अहमियत बन सकती है। लेकिन इकोनॉमिज्म में तो जाति का बड़ा जरूर होता है, जहाँ जिस जाति के लोग ज्यादा होंगे उस जाति का उम्मीदवार होगा और वो जीत भी जाएगा। उन जातियों में अगर कोई गठजोड़ हो गया, राजनीतिक गठजोड़ अब नहीं हो रहे, अब जातियों के गठजोड़ हो रहे हैं। सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए जैसे कोई इलाका है, उस इलाके विशेष के अंदर कोई जाति के लोग थोड़े से ही हैं। अब जैसे बिहार को ही लें, बिहार में पटना साहब तो है, लेकिन बिहार में सरदारों की स्थिति क्या है? क्या कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी हिमाकत करेगी कि पंजाबी या सरदार को टिकट दे दे, चाहे वो किसी भी विचारधारा को? राजस्थान का लें तो राजस्थान में हालत ये है कि वामपंथी पार्टियां भी ये तय करते हुए कि किसको चुनाव लड़ाना है, तो जाट है कि नहीं, राजपूत है कि नहीं, कहाँ किसका वोट है। अभी भी राजस्थान के सीकर से जो उम्मीदवार सीपीएम का है, उसका आधार ये नहीं है कि मार्क्सवादी सीकर में कितने हैं, उसका आधार ये नहीं है कि लेफ्ट की विचारधारा के साथ सीकर का किसान है कि नहीं, उसका आधार ये है कि वो जाट है। हमारे इलाके से एक एमएलए थे सीपीएम के, उससे पहले बीकानेर से सीपीएम के एक एमपी भी गए थे, लेकिन हुआ क्या, 20 आदमी पार्टी के अंदर और एक एमपी जीत जाता है। तो हमने उनसे सवाल किया था कि जाट जीता है या मार्क्सवाद जीता है, तो मार्क्सवाद तो पिटा और जाटवाद जीत गया। तो जहाँ किसी इलाके विशेष में अगर किसी जाति के लोगों की संख्या कम है, तो उन जातियों का, उस जाति के लोगों का या उस जाति के व्यक्ति का इस लोकतंत्र में कोई भूमिका है कि नहीं? क्या वो कोई निर्णय ले सकता है? हमारी विकास की अवधारणाओं पे वो कोई टिप्पणी कर सकता है? वो पत्रकार बन जाए या कोई कागज पे लेख लिख दे या लोगों को कहे कि भाई ये बात ऐसी है, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक नहीं करो, और ये लोगों की मर्जी है कि वो माने या नहीं माने। लेकिन फैसला अगर सिर गिनाने से होगा, और अभी जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं जातीय गणना, नीतीश जी ने भी जातीय गणना की बात कही थी, इस जातीय गणना हमारे समाज को विभाजित कर रही है। और इंसानी समाज को, हम जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में आ गए, तो मुझे बताइए कि एक जाति और दूसरी जाति में भेद खत्म होना चाहिए या नहीं? एक टाइम ये नारा चल रहा था और लोगों ने स्वीकार किया था कि जनेऊ तोड़ो, जाति के बंधन तोड़ो। जयप्रकाश नारायण भी ये बात कहते थे, बिहार के ही थे, और लेफ्ट वाले भी ये बात कहते थे, गांधीवादी भी ये बात कहते थे। आज वो जनेऊ तोड़ो, बंधन तोड़ो, जाति तोड़ो, ये बात कोई कर सकता है? अगर ऐसा करता है तो भाई उसका तो कोई वजूद ही नहीं रहने वाला। ये एक ऐसा विचित्र सा इस लोकतंत्र में वोट के कारण, वोट की राजनीति के कारण ये संकट पैदा हो गया। लेकिन जो लोग माइनॉरिटी में चले जाएंगे, जिनकी संख्या जातियों के रूप में कम होगी, अब राजनीतिक विचारधारा का युग खत्म हो गया। ये बुश ने भी कहा था, क्या विचारधाराओं का युग खत्म हो गया? क्या वास्तव में ऐसा करना इंसानी समाज के लिए अच्छा है क्या? किस प्रकार से जो लोग धर्म को मानते हैं उनके सामने मेरा एक बड़ा सवाल है कि धर्म में ईसा मसीह कहता है कि समता की बात, अहिंसा की बात, मोहम्मद साहब कहते हैं, भगवान महावीर कहता है, भगवान बुद्ध कहता है, तो हम सब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, तो मार्क्स, लेनिन और माओ सेतुंग या इनकी बात कौन मानने वाला है? हम में से कोई भी, कितने लोग ऐसे हैं जो अहिंसा चाहते हैं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि मानव मानव में भेद नहीं करना चाहते?
हम जाति के बंधन को खत्म करना चाहते हैं, इंसानों में एकता करना चाहते हैं। अगर हम ये नहीं चाहते, हम ही तो वोटर हैं, हम वोटर लोग ये नहीं चाहते, इसीलिए राजनीतिक पार्टियां मजबूर हो गई कि जातियों की गणना करा लो, वहां से वैसा ही उम्मीदवार खड़ा कर दो। और ये जी जाति के जो उम्मीदवार होंगे, इनको अगर किसी नई पार्टी से प्रलोभन मिला या नई पार्टी में गुंजाइश गई तो वो उधर चले जाएंगे, क्योंकि उनका तो आधार जाति है ना, उनका आधार कोई विचारधारा थोड़ी है। तो भाजपा की भी विचारधारा से प्रतिबद्ध या भाजपा की विचारधारा के साथ बंधे रहने वाले लोग, अब वो हो सकता है थोड़े हैं, लेकिन नए तो आ नहीं रहे, नए आ नहीं रहे। और नए पुरानों को ये खतरा लग रहा है कि इस भीड़ में, जैसे वॉशिंग मशीन से धुल धुल के जो आ रहे हैं बहुत अच्छे कलाकार, ये जो धुल धुल के आ रहे हैं, इसमें जो पुराने हाफ एंड पैंट पहन कर कवायद करते रहे, शाखा में जाते रहे, उनको ये लग रहा है कि कहीं हम पथभ्रष्ट तो नहीं हो रहे, उनमें असंतोष भी है और वो बढ़ेगा। जैसे सीपीआई जब धन और धरती बट के रहेगी, रात अंधेरी कट के रहेगी, नहीं कर पाई, तो सीपीएम आया। सीपीएम जब ये नहीं कर पाया तो इसका परिणाम ये हुआ कि और भी एक्सट्रीम सीपीआई एमएल आया। तो ये जो प्रगति होती है, ये प्रगति हमारे राजनीतिक जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इस प्रकार की चीज भाजपा को ये बिखराव, ये चुनाव में अगर मेजोरिटी आ गई तो तेजी से होगा, और मेजोरिटी नहीं आई तो भाई धीरे धीरे होगा, लेकिन भाजपा में बिखराव होगा। अभी लोगों में भ्रम टूट गया कि भाजपा उनके सपनों को साकार करेगी। जी धन्यवाद। जी।